आइए बाबू। तो चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो चीजें आपने पिछले चैप्टर में नहीं सीखा है या अगर कोई कमी बेसी रह गई है तो उसको ये पूरा कर देगा। ठीक बात है सचिन? अरे इधर देखो ना, उसका प्रवीण बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस, अच्छा आपको पहले दिन याद हो अगर, तो मैंने पहले दिन आपको समझाया था ये चैप्टर कहाँ से आया और क्यों आया। कोई मुझे बताना चाहेगा इस चैप्टर को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से चैप्टर बना है? बताओ भाई, कोई वजह बताई थी मैंने? क्या वजह है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है। ओके, हाँ नहीं यार ये तो नहीं बताया था। इधर कोई बताना, बताओ गुड़िया, ये चैप्टर शुरू में आई थी? तुम आई थी शुरू में ना? बिंदु आवेश और गोलीय आवेश पर ही लगा सकते। कूलाम ला बाबू, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो केवल पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज पर ही लग सकता है। इसके अलावा और हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कूलाम ला हमारी मदद नहीं करेगा। याद है आपको? और भी एक कारण बताया था, याद करो यार, बीच बीच में बात नहीं करो। और क्या कारण बताया था? इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं। हाँ जी, तो गॉस थ्योरम इसलिए पढ़, अच्छा आपको याद हो तो मैंने वहां पर एक बात बोली थी कि कूलाम ला, यार आप बात ना करो, कूलाम ला स्फेरिकल चार्ज के अलावा और कहीं क्यों नहीं लगता? तो इस बात का उत्तर ये गॉस थ्योरम देगी। मतलब अगर आप कहीं पॉइंट चार्ज पर कूलाम ला लगाते हैं तो लग जाएगा, और कहीं आप स्फेरिकल चार्ज पर लगाते हैं तो भी लग जाएगा। इसके अलावा कूलाम ला कहीं नहीं लगता। इस बात का उत्तर कौन देगा? गॉस थ्योरम से पता चलेगा। बात नंबर 1। दूसरी बात यह है कि गॉस थ्योरम शॉर्टकट मेथड है। किस चीज को सॉल्व करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से उत्तर बताता है, मतलब आसान है। अच्छा ये चैप्टर वही करेगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब इस चैप्टर से जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हम पहले भी निकाल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? बस एक दूसरा टेक्निक सीखने जा रहे हैं। तो मैं पहले दिन जब आपको आया था, मैं पढ़ाने आया था, आपको इंडक्शन क्लास में समझाया था, हवाई दौरा के रूप में आपको समझाने की कोशिश की थी। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, थोड़ा याद करेंगे। सबसे पहले पढ़ा था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होता है और उसके क्या क्या गुणधर्म हैं, ये बात बताई थी। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिपल्सिव करता है, प्रतिकर्षण करता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये बात हुई थी। और बहुत सारी प्रॉपर्टी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ा था हमने वो पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, जिससे एक फार्मूला निकल के आया Q बराबर प्लस माइनस NE, ये याद रखना। इसके अलावा हमने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस सिखाया ना। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में आपने देखा कि 2 चार्ज के बीच में कोई तीसरा चार्ज कहाँ रख देने से हमारा साम्यावस्था में सिस्टम आ जाता है। उसके केस हमने समझे थे, याद आया? ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ते हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। क्या क्या 3 प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था? सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद मैं आपको लेकर गया कूलाम के नियम पर, याद आया आपको? तो कूलाम लॉ में हमने एक फार्मूला पढ़ा, तो 2 फार्मूले आए। पहला फार्मूला हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ लिया, क्या था वो फार्मूला? Q बराबर प्लस माइनस। और दूसरा फार्मूला हमें जाके कहाँ मिला? कूलाम लॉ में। और कूलाम लॉ का क्या फार्मूला था? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे, जहाँ K एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हल करने पर पता चलता है 9 × 10 के घाते, ये पढ़ा था।
फिर मैंने उसी में एप्सिलॉन नॉट की थोड़ी सी विशेषता बताई थी और उसके अलावा मैंने ई आर और एप्सिलॉन केबल बताया, उसके बारे में थोड़ा समझाया, याद आ रहा है आपको। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब अगर एक चार्ज को ढेर सारे चार्ज घेर कर बैठ जाएं तब उसकी वजह से जो फोर्स होगा, मैंने कहा कि सबको अलग अलग निकाल लो और सबका वेक्टर, ये बात पढ़ाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया। फिर मैं उसके आगे लेकर आपको गया जहां पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया कि भैया फोर्स का भाव, याद आ रहा है आपको, ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। समझ रहे हैं? वो सदमे में है लड़का क्या चल रहा है सब चाइनीज बात की तरह। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना। तो फिर हमने पढ़ा कि हमारे चार्ज के आसपास का इलाका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलाके में उसका दबदबा कितना होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहानी सुनाई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला निकाला हमने F/Q, या फिर साल करने के बाद पता चला KQ/R², याद आ रहा है। फिर इसका भी सुपरपोजिशन पढ़ाया कि अगर एक पॉइंट पर ढेर सारे चार्ज घेर लेंगे उसको तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो भी अलग अलग चार्जों की वजह से निकाल कर फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम थोड़ा निकालने की कोशिश किए, कुछ समझ में आया और कुछ अभी आना बाकी है। नहीं आया मत बोलिए, क्योंकि अभी तो गॉस थ्योरम पढ़ना है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ऐसे मत बोलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आया ना। अच्छा, चार्ज जो है रिंग के सेंटर पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना जरा, 0 आया। और हाफ सर्किल में हमने निकाल के एक फार्मूला बढ़िया, मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया। और किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, उसके एक्सिस पर निकाला ना। तो 3-4 जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। और एक सवाल बढ़िया सा करवाया था कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन राड थी, उस राड पर ढेर सारे चार्ज फैले हुए थे और उसके किसी पॉइंट पर जाके मैं फोर्स निकाल रहा था तो वहां इंटीग्रेशन करना पड़ा था। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया। डाइपोल मतलब एक ऐसा निकाय जिसके एक सिरे पर प्लस और दूसरे सिरे पर चार्ज बैठ जाता है और बीच की दूरी बहुत कम होती है और ये केमिस्ट्री का डिस्कशन होता है, ये सारी बातें हुई। और उसकी वजह से हमने अलग अलग जगह पर उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। और उसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल एक्सिस पर और परपेंडिकुलर एक्सिस पर 2 जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाया, जिसका फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2p/r³, वो आया कहां के लिए, एक्सियल के लिए, और निरक्षीय के लिए क्या है, k/p/r³। क्यों, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे शाबाश। इतनी बातें ही मैंने अभी तक आपको पढ़ाई और लास्ट में वो डाइपोल वाला टार्क वाला भी निकलवा के बताया कि टार्क कैसे निकाला, जिसका वैल्यू आया P/E। समझ रहे हैं ना। तो अभी तक मैंने पूरा एक आपको ओवरव्यू दिया, मैं अभी तक यहां ऐसे पढ़ा के पहुंचा, समझ गए। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा, बात समझ में आई। इतना व्यवस्थित जैसे मुझे याद है ना, ऐसा आपको व्यवस्थित याद होना चाहिए, तब फिजिक्स को आप फील कर पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये देखो इफेक्ट इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तो मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ा है, अभी तो इसके अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, सब मतलब मुश्किलाइयों में जाते चले जाएंगे आप लोग, मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। अगर आपका सीक्वेंस हिला तो वहीं पर आप समझ लो कि मिला जाओगे। तो सीक्वेंस हिले नहीं, इसके लिए हम आपको एक जोरदार इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं फिर से उसके लिए जिसके लिए आप आते हो, सर कहानी ही सुनाओ बस, है जी। चलो भाई, इसलिए आप लोग बातचीत नहीं करें, सूर्य प्रकाश बातचीत नहीं करो। अगर आप बातचीत करते हैं तो मेरा मूड डिस्टर्ब होगा, और मूड डिस्टर्ब हुआ तो टॉपिक का सत्यानाश होगा, मैं नहीं जानता। आपको मैं चाहता हूं कि गॉस थ्योरम बिल्कुल नसों में घुले। देखो वो क्या है भाई, रहा नहीं जाता, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। तो हम गॉस थ्योरम पढ़ने गए, क्यों पढ़ने गए, क्योंकि पॉइंट चार्ज पर हमारा कूलाम लॉ लग रहा था, इसके अलावा कहीं लग नहीं रहा था। और दूसरा तरीका था कि वो बड़ा तरीका है, इंटीग्रेशन तरीका है, तो हमको वही शॉर्टकट तरीका चाहिए। तो गॉस थ्योरम के पास गए, लेकिन गॉस थ्योरम ने कहा कि हमको पढ़ने आए हो उससे पहले क्या पढ़ के आओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आओ। तो अब ये चैप्टर फोर्स और फोर्स के भाव की तरफ लास्ट की ओर बढ़ेगा। फोर्स और फोर्स का भाव ही तो पहला चैप्टर था। अब इसके अलावा क्या पढ़ना है, एनर्जी और एनर्जी का, वही तो पढ़ना है बाकी है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 ही टॉपिक और बचे हैं, और वो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब जो बड़ा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है।
अब हमारे पास मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता का टॉपिक मुश्किल से है, तो ये सब निपट जाएगा जल्दी से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, देखिए डियर, बहुत सारे बच्चे इस बात को फील नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। मैं फ्लक्स की तरफ चल रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ फील कराना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो फील हो जाएगा तो गॉस थ्योरम आप खुद से ही डेवलप कर लेंगे। तो सुनेंगे, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो बहुत बढ़िया पढ़ाया गया होगा, आपको हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं ये समझाना चाहता हूं ये पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो सुनिए, एक्चुअल में देखा गया नेचर में बहुत सारी चीजें फ्लो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पानी फ्लो करता है, हवा फ्लो करती है, अरे लाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमारा, वो भी फ्लो करता है। अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस 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 चार्ज है और यहाँ माइनस 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 चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है किसकी तरफ? आपको मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगता है। पीछे बताया होगा, शायद नहीं बताया था। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ना, तो लाइट की स्पीड से, लगभग किसकी स्पीड से? लाइट की रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। प्रवीण जमा ही नहीं लो, यहाँ ध्यान लगाओ, नहीं तो उड़ जाएगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू कितनी रफ्तार से चल सकता है? और आप सभी जानते हैं कि लाइट की रफ्तार से इस दुनिया में उससे तेज कोई चल नहीं हमारी जो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब फ्लो करता, और क्या क्या फ्लो करता है बताओ? एयर फ्लो करती है और वाटर फ्लो करती है, यानी कि लिक्विड। तो डियर, जितनी चीजें फ्लो कर सकती हैं उनके मेजरमेंट के लिए हम लोग निकालते हैं उसका फ्लक्स। क्या निकालते हैं? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स क्यों निकाला जा रहा है, तो बताना फ्लो का मेजरमेंट लेना है। कोई चीज बह रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टडी करना चाहता हूं। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ी मुझे, जो बहने वाली, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी ना, तभी तो साइंस पढ़ रहे हो। तो आपकी क्वालिटी कैसे चेक की जाए? तो आप सवाल देकर चेक किया जाता है। कभी गणित के सवाल दिए जाते हैं, कभी फिजिक्स के, कभी केमिस्ट्री के। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जैसे आप लोग जब कभी किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठेंगे, मान लीजिए आप पुलिस बनना चाहते हैं, तो उसमें पुलिस के जो आवश्यक गुण धर्म होंगे वो कैसे चेक किया जाएगा कि आप पुलिस बनने लायक हैं? आपको पेपर दिया जाएगा और उस पेपर के माध्यम से आपकी जो इंटेलिजेंस है वो चेक कर ली जाएगी। तो डियर, जितनी चीजें फ्लो कर रही थी उनका मैं स्टडी करना चाहता था। क्या करना चाहता था? इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ रहा। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? अब ये इस सवाल का जवाब हमारे बड़े बुजुर्ग देकर चले गए। हाँ, उन्होंने कहा भैया देखो, जितनी चीजें फ्लो करेंगी उसकी स्टडी के लिए आपको फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए अभी, अभी क्या खाली आप कंसीडर करिए फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? बहने वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। कोई चीज बह रही है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हैं? जैसे बेईमानी है, इंसान की प्रॉपर्टी है, और गद्दारी है, ये भी इंसान, धोखा देना, समझ रहे हैं? ये तो खैर महिलाओं की प्रॉपर्टी ज्यादा है। और हाँ, तो फ्लक्स जितनी चीजें फ्लो करती हैं उन सारी चीजों का हमें स्टडी अगर करना है, उनकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो क्या देखना पड़ेगा हमें उनका। अब मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं 11वीं की कुछ बातें। आपने पिछली साल लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ा था, जहां पर पानी बह रहा था, आपने पढ़ा होगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो यार, मुझे ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक पाइप है, पढ़े थे? ये पाइप है, इस पाइप में पानी जा रहा है। सलमान सर जी पढ़ाए थे कि पढ़ा दिए थे? पढ़ा दिए थे। अब अच्छा, पढ़ा नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे। खैर कोई बात, ऐसे नहीं बोलते यार, आपकी भी बदमाशी रही होगी तभी वो ऐसा हुआ है। आप दूसरे की तरफ तो अपनी गलती नहीं बताते, आप अपना क्यों बताओगे? चलो इधर आओ, शांत। तो लाले, यहाँ पर जो फ्लो करती है दैट इज वेलोसिटी। जो फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी यहाँ क्या कहलाती है? वेलोसिटी यानी वेग। पानी की रफ्तार होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर अगर हम फ्लो का जो है कहना चाहिए स्टडी करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर भी इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और यहाँ वाली जो फ्लक्स है वो वेलोसिटी फ्लक्स कहलाती है। कौन सी फ्लक्स? वेलोसिटी, क्योंकि फ्लो कौन कर रहा है? वेलोसिटी कर रही है। अच्छा बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले तो छोड़ो वो सब गया तेल लेने, पहले फ्लक्स निकाला कैसे जाता है? फ्लक्स क्या होता है पता चला?
कोई बहने वाली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और उसको निकाला कैसे जाता है मैथमेटिकली। जैसे जो चीज फ्लो कर रही है उसका मैग्नीट्यूड, जो चीज फ्लो कर रही है उसका मान, और वो जिस सरफेस को चीर कर, सरफेस मतलब सतह, जिस सतह को चीर चीर कर निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का गुणा। फिर से सुनिएगा, यहां पर मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप का कोई एरिया होगा कि नहीं होगा? एरिया समझते हैं, हिंदी वाले समझेंगे क्षेत्रफल। हाँ जी, और यहां पर कोई पानी का क्या होगा? वेग होगा। तो फिर से सुनिए, वेलोसिटी फ्लक्स क्या होता है? किसी भी बहने वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, ये निकलती कैसे? अच्छा, इसको फ्लक्स को दर्शाने के लिए हमने जो संकेत इस्तेमाल कर रखा है वो फाई कर रखा है। इसकी वैल्यू निकाली कैसे जाएगी भैया? इसकी वैल्यू निकाली जाएगी उन दोनों के मल्टीप्लाई से। किन दोनों के? एक तो उसका सरफेस एरिया होगा, क्या होगा भैया? जिस सतह को चीरकर वो फ्लक्स निकल रहा है वो कंफर्म है। अगर वो इस सतह को चीरकर निकल रहा है तो ये वाला एरिया, और अगर इस सतह को चीरकर निकल रहा है तो यहां वाला एरिया, और जो चीरकर निकल रहा है उसका मल्टीप्लाई। चीरकर यहां पर वेलोसिटी निकल रही है तो यहां पर वेलोसिटी इंटू किसका गुणा बाबू? एरिया का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है वेलोसिटी फ्लक्स। क्या आ जाता है? और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वैल्यू आती थी एवी और जिसकी वैल्यू होती थी क्यू के बराबर, जिसे आप डिस्चार्ज या विसर्जन कहते थे। ये 11वीं की बात है, अब आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं याद आ रहा है। तो क्यू क्या था? विसर्जन क्या था? डिस्चार्ज क्या था? कितना पानी पर सेकंड यहां से निकल रहा है। आप मेरी बात समझिए, प्रति सेकंड निकलने वाली पानी की जो मात्रा थी ना भैया, वो वेलोसिटी फ्लक्स था। अब वहां पर आपको ये सब बातें बताई ही नहीं गई होंगी। वहां तो बस देखो भैया, एक फार्मूला होता है, बर्नौली इक्वेशन भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा, ये फार्मूला होता है, सातता का समीकरण बताया होगा, और Q बराबर A1 V1 बराबर Q A2 B2 करके काम चल गया होगा। वहां बताया ही नहीं होगा कि वो तो फ्लक्स है। वो क्या है भैया? बहने वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। जब जब इस दुनिया में कोई चीज फ्लो करेगी उसका हम कुछ स्टडी करना चाहेंगे तो हम पहले उसका क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। और वो निकलता कैसे है? जिस सरफेस को चीरकर वो जा रहा है उसका एरिया, और वो जो वैल्यू जो चीरकर निकल रही है, जो 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 मैग्नीट्यूड जिसका, उसका गुणा। बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छे। अब अगर यहां पर आपसे कोई पूछे कि ये जो फ्लक्स आया है, इस फ्लक्स का नाम होता है वेलोसिटी फ्लक्स। क्या होता है बाबू? अब आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है? चलता है, एक जगह से दूसरी तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। तो इसका भी क्या निकलना चाहिए? फ्लक्स निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? और सामने मान लो एक एरिया है, सामने एक दीवार है, जैसे यही दीवार है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही है, दीवार पर पड़ रही है, तो जिस दीवार को चीर कर निकल रहा होगा क्या होगा? उसका एरिया, और जो चीर कर निकल रहा है, यहां पर कौन चीर कर निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या कर देंगे? अब बार बार आप देख रहे होंगे डॉट प्रोडक्ट बना रहा हूं, कर रहा हूं, ये सब बातें अभी आगे समझ में आ जाएंगी। जिंदगी में आपके स्कूल पे ना बहुत तगड़ा ही आ गया, कहीं से डायरेक्ट E.A होता है, क्यों होता है वो नहीं पता। अच्छा सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस को चीर कर निकलेगा तो क्या निकलेगा? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकलेगा बाबू? अगर कोई वेलोसिटी किसी सरफेस को चीर कर निकल रहा है तो उसका क्या निकालिएगा? वेलोसिटी फ्लक्स। आगे चल करके आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस को चीर कर निकलेगा तो क्या निकलेगा? उसका वहां मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छे, ध्यान देते रहिएगा। तो हमने 3 बातें अभी तक सीखी कि फ्लक्स क्या होता है, इसको निकालने का फार्मूला क्या है। समझ रहे हैं? समझ में आया? अच्छा, और क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या होता है वेलोसिटी फ्लक्स, और क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जहां जहां कोई चीज मोशन करेगी उसका हम फ्लक्स निकाल सकते। अभी फिलहाल 3 मैंने आपको बताया। ठीक है साहब। अब कुछ और बातें जिन्हें मुझे और समझाने के लिए आगे जरूरत पड़ेगी, और वह है एरिया। एरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा। पिछली बार तो पढ़ाया था, ये बच्चे बीच में बात नहीं करे भाई। एरिया समझते हैं? एरिया माने क्षेत्रफल। अब इसके बारे में फिर से क्यों बात कर रहे हो सर? एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहता हूं एरिया एक सदिश राशि है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलता है, निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यह एक सदिश राशि है। और जब ये बात बोली जाती है तो आधे को ऐसे जाता है सोच से, एरिया कब से सदिश हो गई भाई, इसका दिशा किधर होता है? ऐसा आपने कभी सोचा है? पिछली बार तो आपको पढ़ाया था,
याद है आपको कुछ? एरिया एक सदिश राशि है, इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है, सदिश है कि अदिश है? याद नहीं आ रहा? वो याद आएगा भी नहीं, क्योंकि यादों में तो कोई और है। हैं? आपको कैसे पता? वो हमें पता चल जाता है। ये देखो बी है, इसका वृत्त। ये लेटा है, लेटा, समझ रहे हैं? लेटा पड़ा है ये, मतलब ये प्लेन ऐसे है, समझ रहे हैं? अब कैसे समझाऊं यार? ये प्लेन जो सामने वाला दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये प्लेन ऐसा बनाना चाहता हूं मैं। एक कॉपी ले लेता हूं। हाँ हाँ, ये प्लेन ऐसा, इसका जो एरिया, ये वाला सरफेस है, ए जो लेंथ है ये इस तरफ दिखा रहा हूं, और ये जो बी है इस तरफ दिखा रहा हूं। अब मुझे इस सरफेस को ऐसे रखना था, लेकिन मैंने बनाया कैसे है? अब 3D में तो ऐसे ही बना सकता हूं। अब मुझे इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है? सुनो ना यार, बढ़िया जरूरी बात है। लोगों का गॉस थ्योरम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अब तक तो वहां गॉस थ्योरम शुरू हो गया होता। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका एरिया निकालिए, तो आप इसका एरिया कैसे निकालिएगा? बताइए जरा। आप इसका एरिया निकालिएगा ए क्रॉस, सर ऐसा क्यों किया? हमने अभी तक तो लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ा था, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन मैंने कहाँ किया है? वेक्टर में किया होगा। एरिया वाला कंटेंट पढ़ाया था, इस बार नहीं पढ़ाया क्या? पिछली बार ही पढ़ाया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब लाले कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, क्या है बाबू? वो ना बाबू आपको क्रॉस करने से पता चलेगा। जैसे एरिया यही है, मतलब एक भुजा ये है। एक काम करते, पहले प्लेन बना देते हैं। ये प्लेन दिखाई दे रहा है। अब इस प्लेन को हम ना उंगलियों से मोड़ेंगे। ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई देखो, ये हमारे जो ये फिगर की बात है ना, वो ऐसे और ऐसे है। तो एरिया यानी कि ए से हम गुणा कर रहे हैं किसकी तरफ? बी की तरफ। ए से जब बी की तरफ गुणा करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल बताया था, वो डायरेक्शन बताता है किसका? उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो, याद आ रहा है आपको? जो लोग नहीं जानते वो लोग जाने बाबू, यहां पर ए का गुणा जब बी में आप कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर आती है? प्रैक्टिकली देखा गया है, इसकी डायरेक्शन आती है किधर? या तो ऊपर या तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन आती है ऊपर, और जब आप बी क्रॉस करते हैं तो डायरेक्शन किधर आती है? यहां पर एरिया जो है वो कैसे आ रही है? ए क्रॉस बी करने पर। तो यहां पर एरिया का डायरेक्शन मुझे लगता है ऊपर की तरफ आ रहा है क्या? और वो किधर आता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लंबवत आता है। तो इसलिए बाबू वो जो आप कर रहे हैं ना, ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ए क्रॉस बी है। क्या है? और ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एरिया का पूरा फार्मूला है। लेकिन हम तो इतने बड़े वाले हैं, हम अगर किसी को कह देना कि ये फार्मूला लगाइयो एरिया निकालते समय, कहेगा हवा आन दे भाई, हवा आन दे, हट जा सामने से। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में जो एरिया का डिटेल फार्मूला है वो यही है। समझ गए क्या? खैर कोई बात नहीं, अब उतना समय हमारे पास यहाँ होता नहीं है कि आपको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए। बस इतना आप समझिए, ये जो सरफेस है ना बाबू, इसका ये लंबाई है कि नहीं है? अच्छा, ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणा करिए। लंबाई ये रही और चौड़ाई की तरफ ले आइए, तो लंबाई से चौड़ाई की तरफ उंगली मोड़िए, मोड़ दिया। तो इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन किधर आता है? इस सतह के परपेंडिकुलर। समझ गए क्या? हमेशा लंबवत ही आएगा। जैसे इस दीवार का अगर आपसे कोई एरिया पूछे बाबू, सुने, इस दीवार का आपसे कोई एरिया पूछे, एरिया वेक्टर पूछे, इसकी डायरेक्शन पूछे, तो किधर बताइएगा? इसके परपेंडिकुलर, या तो बाहर या तो। अब ये डिपेंड करेगा कि आप निकाल कैसे रहे हो। अब मान लीजिए ये लंबाई है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों को अगर मैं ऐसे निकाल रहा हूं तो ये डायरेक्शन इधर आएगी, लेकिन अगर कोई ऐसे निकालेगा तो डायरेक्शन किधर आएगा? ये डिपेंड करेगा अलग अलग प्रॉपर्टी पर जाकर। तो एरिया कैसी राशि है?
सदिश राशि, उसकी डायरेक्शन किधर होती है? उस तल के लंबवत जिसका आप एरिया निकाल रहे। अगर आप शीशे का एरिया निकालें, ये मेरे पास शीशा है ना, थोड़ा ऑनलाइन वाले भी देख लें, अपना तो बड़ा जो कि अच्छा नहीं है, तो ये हमारे पास शीशा है, हाँ जी। तो इस शीशे का जो एरिया होगा डियर, अब ये लंबाई है इसकी, ये ऊंचाई है, तो हम लंबाई और ऊंचाई का जब गुणा करेंगे तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी बताओ? या तो उस तरफ। अच्छा, हम अगर कोई बंदा सर मैं तो ऐसे करूंगा, तो करना भाई, कर, कौन रोक रहा है? तो डायरेक्शन तेरी इधर आ जाएगी। हाँ जी, समझ गए क्या? ओके। तो एरिया का हमने फार्मूला सीख लिया और एरिया का डायरेक्शन पता करना सीख, ठीक है। ओके साहब, अब आते हैं थोड़ा सा इस तरह। लेकिन एक बात मैंने बताया नहीं आपको। क्या नहीं बताया? एक दिन क्या हुआ, वो पाइप जो थी ना, पाइप का एरिया कुछ ऐसे था। अच्छा बताओ, अगर ये एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है इस तरफ रहा होगा क्या? क्योंकि सतह अगर ऐसी है तो इसका जो डायरेक्शन है बाबू, वो मुझे लगता है इस तरफ आएगा क्या? या तो इस तरफ या तो, लेकिन फिलहाल हम बाहर की तरफ मान रहे हैं। तो इसका एरिया किधर है बाबू? इस तरफ है, बोलो। लेकिन इससे जो पानी निकल रहा है, जैसे फ्लूइड बोलते हैं अपन, वो पानी इस तरफ निकल रहा है। मान लीजिए वेलोसिटी किधर है इसकी? इस तरफ है। ध्यान दीजिए, अब वो फार्मूला जो मैंने लाया है ना, वो फार्मूला कहां से आएगा उस पर बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला लिखे होंगे आप लोग, फाई बराबर E इंटू ए। वो कहां से आया है उसकी बात कर रहे हैं। वो आसमान से टपकता है लोगों के जिंदगी में, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में भी आसमान से टपके। उसकी फीलिंग होनी चाहिए हमें, वो फार्मूला क्यों आ रहा है उसकी बात हमें पता होनी चाहिए। जरा देखिएगा ध्यान से। तो लोगों ने रूल बनाया था। क्या बनाया था? रूल बनाया था। ये जो आप फ्लक्सवा निकाल रहे हैं, एरिया गुड़े वो प्रॉपर्टी का गुणा जब दोनों में कर रहे हैं तो ऐसा मत कर लेना, चाहे जो गुणा कर लो, हमेशा परपेंडिकुलर एरिया लेना। कौन सा एरिया लेना? हाँ, तो मैंने इसको देखा और इस एरिया को देखा, इनके बीच का एंगल कितना है? सपोज दैट थीटा। अब मेरे लाल वेलोसिटी वेक्टर किधर है? इस तरफ है, और एरिया वेक्टर किस तरफ है? उस तरफ है। क्या दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं है। कहां परपेंडिकुलर है भाई? आप मुझे बताओ, पानी इस तरफ बह रहा है, आप मान लीजिए पानी को इस तरफ ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर ऐसे तिरछा, यहां से पानी से पिचकारी मार रहे हैं, तो एरिया तो भाई एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, इसके लंबवत है। तो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर पानी जाना चाहिए था, लंबवत जाना चाहिए था, तब एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बिल्कुल बीचों बीच से चीर कर जाना चाहिए। तो फ्लक्स निकालते समय किसी भी तल को कोई भी वेलोसिटी या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चीर कर जानी चाहिए, बीचों बीच लंबवत जानी चाहिए, और लंबवत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपन क्या करेंगे, हे एरिया तुमको ना मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। कैसे कैसे तोड़ूंगा जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर लगेगा वेक्टर, एक तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, अभी सूर्य प्रकाश कहेगा उसमें क्या दिक्कत है, आप ये क्यों बना रहे हो? ये है जाएगा a cos थीटा और ये है जाएगा, हाँ। अच्छा, मैं इसका ना बना के आपको दिखाता हूं। ये जो a cos थीटा है ना, वो इसका है, ये इस सरफेस का है। ये पाइप समझ लीजिए, पाइप है, इस तरफ से आ रही है पाइप, यहां खत्म हो रही है, तो इसका परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो a cos थीटा इस तरफ आ रहा है, और जो साइन वाला है ना बाबू, उसका ऐसे होगा कुछ, उसका ये कंपोनेंट इस तरफ होगा। आप समझिए मेरी बात। मतलब देखो यार, एरिया किधर होती है? ये तल है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इस तरफ। वेक्टर समझते हैं? डायरेक्शन। इस तल का दिशा किधर आएगा? हमेशा तल के लंबवत आएगा। तो अगर एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा है तो इसका एरिया कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा। ये तल अगर ऐसा है तभी तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसका एरिया कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, तभी तो उसका डायरेक्शन इस तरफ आया है। और ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट एरिया ऐसा रहा होगा, कहिए ना। तो मैंने अभी अभी क्या सिखाया? हमने सिखाया कि वो एरिया
जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड चीर कर जाए। तो बताओ इस एरिया को चीर के जा रहा है, ये मेरा ये शीशा ले लेते हैं, ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस को चीर कर ये वाला जा रहा है कि छू कर जा रहा है? अरे वो छू कर चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये अरे भाई साहब बिल्कुल चीर कर जा रहा है। तो कौन सा एरिया फ्लक्स निकालते समय कंसीडर करूं मैं, बताओ? साइन थीटा वाला कि कॉस थीटा वाला? क्योंकि कहा है, पहले ही डिसाइड कर दिया है, पहले ही बता दिया है कि चाल बराबर दूरी बटे, पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना जो एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि बीचों बीच से चीर कर जाए। तो मैंने इसका कंपोनेंट, मुझे पहले ये ना किसी एंगल पर दिख रहा था, ऐसे तक टेढ़ा, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, ऐसे गया। तो इसका कुछ कंपोनेंट तो बीचों बीच से गया होगा जब कंपोनेंट किया, और कुछ कंपोनेंट क्या करके गया, छू कर चला गया। याद नहीं आ रहा है आपको वेक्टर वाला केस? नहीं याद आ रहा? जैसे मैं आपसे कहूं कि ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां जा रही है, ढेर सारी, इस तरफ से ढेर सारी जा रही है, उसके बीच में मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, तो इस पूरे प्लेन को चीर कर गई कि नहीं गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड? लेकिन जब मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूं तो इसका कुछ ही हिस्सा तो इसको छू कर जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला कुछ छोड़कर चला गया होगा। लेकिन जब मैं बीचों बीच ऐसे खड़ा कर दूंगा तो पूरा पूरा एरिया कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन जब मैं इसको तिरछा कर दूंगा तो उसका कुछ हिस्सा मतलब कंपो, समझ गए? तो वही तो करना हो भाई यहाँ। अगर हमारा एरिया ऐसे तिरछा हुआ, ऐसे तिरछा हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका एक कुछ हिस्सा ही तो इसको चीर कर जाएगा, पूरा हिस्सा तो चीर कर नहीं जाएगा। जो हिस्सा चीर कर गया उसको मैंने बोला ए कॉस मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही निकालना सिखाया है भाई आप। तो मुझे कहा गया यहां पर अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी फ्लक्स बताओ। मैंने कहा ए लो, फाइव बी से दिखाया वेलोसिटी फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो लोगों ने कहा वेलोसिटी फ्लक्स निकालो। मैंने कहा एक मिनट, कौन कौन की बात हुई थी? वेलोसिटी फ्लक्स निकालने जाओगे तो वेलोसिटी ले लोगे, तो वेलोसिटी कितनी है? अरे बोलो, वेलोसिटी कितनी है? और वो वाला एरिया ढूंढिए जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वो वाला एरिया कौन है? ये वाला है कि वो वाला है? कॉस थीटा वाला है ना। साइन कंपोनेंट को तो वेलोसिटी छूकर चली जाएगी, कहिए ना। लेकिन कॉस कंपोनेंट में जो पड़ेगा उसको तो बिल्कुल चीर कर जाएगा ना। और फ्लक्स निकालने का यही तरीका कि कंपोनेंट वाला लेना है, ये रूल बना लो आप। तो वेलोसिटी इनटू एरिया कौन सा लूं? ए कॉस। अच्छा, अगर ये एरिया पूरा परपेंडिकुलर होता तो मैं कंपोनेंट करता क्या? नहीं करने की जरूरत पड़ती भाई। मुझे तो दिक्कत तब होगी जब हमारा एरिया आने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, अगर परपेंडिकुलर हुआ भाई ना, फिर तो टेंशन ही नहीं है। फिर तो एरिया इंटू फलाना, समझ गए क्या? अगर वेलोसिटी फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एरिया इंटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, कहिए ना। बस आज मुझे इसके इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं? क्योंकि मेरा एरिया थोड़ा सा झुक गया है। अब ये जब झुक गया है तो मैंने इसके कंपोनेंट कर लिए। तो मैंने कहा भैया पूरी एरिया तो तुम्हारी काम की नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा कुछ उड़ गया है, नीचे वाला कुछ हिस्सा उड़ जाएगा। तो वो जो हिस्सा उड़ रहा है ना बाबू, इसमें समाहित है। वो बात यहाँ पता चल रहा है कि इसका केवल कुछ हिस्सा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 कब होगा? जब वो 90 हो जाएगा। बोलो ना। अगर एरिया थोड़ा सा झुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ छूटने लग जाए। हाँ बाबू, पहले जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चीर के जा रहा था, अगर खड़ा था यहाँ और यहाँ के बीच में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड सब चीर के जा रहे हैं, लेकिन जैसे इसको मैंने टेढ़ा किया ना तो ऊपर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गए और नीचे से भी कुछ छूट जाएंगे। वो जो छूटा ना, उसको छोड़ने में कौन योगदान करवा लिया? देखो वो छू कर समझ लो एक प्रकार से चला गया, वो यही कंपोनेंट था, इसी की वजह से छूटा है। और इसको मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया जाता है पहले। खैर कोई बात नहीं। तो हमें क्या लेना है? लंबवत एरिया। कौन सी एरिया? तो बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर एरिया। अब मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि वेलोसिटी इंटू ये मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है साहब। अच्छा, एरिया परपेंडिकुलर एरिया कौन पड़ा? साइन वाला कि कॉस वाला? तो साइन काम का है कि कॉस काम का है? बात समझ आ रही है? ये कब करोगे? जब हमारा एरिया किसी एंगल पर हो जाएगा तब। बात समझ में आई? वरना तो फिर वेलोसिटी इंटू एरिया करने से आ जाएगा आंसर। क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा? ए कॉस, और ये किसकी बात है? अरे भैया ऐसा कहीं देखा है आपने? कुछ ऐसे कहीं वेक्टर क्वांटिटी में कुछ पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ये किससे आ रहा है? आए
यही तो था। ए डॉट बी करते हैं तो क्या आ जाता है अरे फ्लक्स। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं वी डॉट ए तो नहीं हो। हाँ जी। अब अगर हमसे कोई पूछ लेगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओ भैया ई डॉट, समझ रहे हैं, ई डॉट ए क्यों आया, ई क्रॉस ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ई क्रॉस ए करने से पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, साइन वाला आ जाएगा। साइन किसके साथ आता है? क्रॉस में आता है, याद करो। अगर यहीं पर हम ए क्रॉस बी करें तो ए बी साइन थीटा आ जाता है। अगर साइन कंपोनेंट ए बी साइन थीटा कर दिया, इसका मतलब आपने ये वाला बात कर लिया। और ये वाला बात करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चीर कर नहीं जाए। नहीं आया समझ में? तो ये जो ई डॉट ए आया है बाबू, ये क्या आसमान से टपका है? नहीं, ये आसमान से नहीं टपका है। हमसे कहा गया था कि जिसका फ्लक्स निकालियो उसका मैग्नीट्यूड और एरिया, कौन सा एरिया, लेकिन परपेंडिकुलर का गुणा करिएगा। और ये जब मैंने करके देखा तो वो डॉट प्रोडक्ट ही था, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट से बन रहा। और जो राशि डॉट प्रोडक्ट से बनती है उसे स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट से बनता तब। अब ये रटते हैं बच्चे, यह एक अदिश राशि है, इसका मान ई डॉट ए होता। क्यों होता है भाई ई डॉट ए, ई क्रॉस ए क्यों नहीं होता है? वो नहीं पता है। हाँ, उनकी जिंदगी में आसमान से टपकता है एक पेरिल फार्मूला, और उन्हें ये भी नहीं पता इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यों निकाल रहे हैं। नहीं, वो गॉस थ्योरम पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो आज मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी फ्लो करने वाली चीज की प्रॉपर्टी बतानी है मुझे, ठीक बात है। अच्छा, इसको निकाला कैसे जाता है? जो चीज फ्लो कर रही है उसका मैग्नीट्यूड और एरिया, कौन सा एरिया, लेकिन दोनों का और दोनों की मल्टीप्लाई करने से जो बनता है वो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए फ्लक्स का फार्मूला होगा, अगर हम मान लीजिए कि समथिंग का फार्मूला बता रहे हैं, समथिंग फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो समथिंग फ्लक्स अगर आप निकाल रहे हो समथिंग, जैसे अभी यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, हाँ जी, समथिंग फ्लक्स, तो क्या करेंगे? समथिंग इंटू परपेंडिकुलर एरिया, ऐसा बोलो बाबू, समथिंग इंटू, या फिर इसका दूसरा रूप, ये तो पहला रूप हो गया, ये गरीबों का रूप है। लेकिन आप क्योंकि अमीर हैं, अमीर मतलब बड़े आदमी हैं, और क्योंकि आपने वेक्टर को अच्छे से समझा हुआ है, वेक्टर की आपको समझ है, इसलिए समथिंग डॉट एरिया। बात समझ में आ रही है क्या? अरे यार, दोनों बातें एक के तो है, दो वेक्टर, जब आप परपेंडिकुलर करके किसी का गुणा करते तो डॉट प्रोडक्ट से बन जाता। ओके साहब, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब गॉस थ्योरम पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बताएं। क्या बाबू? ये वाला समथिंग डॉट ए नहीं होगा? सब जगह भाई, हाँ, उस पर आ रहे हैं। बालक ने कहा सर आपने बहुत कर लिया ये सब, अब मेरी बात सुनो। नहीं लिखना नहीं, अभी लिखने के लिए जो बोला पहले समझो। बालक का सवाल सुनो। कहता बालक सर 1 मिनट का, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है, इसका एरिया ए है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तमाम जा रही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है डियर? परपेंडिकुलर है, सॉरी यहां बना दिया, सबके सब क्या हो गए? परपेंडिकुलर है। अगर आपसे यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो क्या बताइएगा? बताओ। ई डॉट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करने से जानते हैं क्या, अगर वो एंगल पर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा नहीं जाएगा। अगर इसी को पूरी तरह से हल करो, ये cos थीटा, अगर एंगल परपेंडिकुलर हुआ तो cos 90, अरे सॉरी, हाँ cos 90 ना, और cos 90 की वैल्यू 1 मिनट यार, ये तो 0 हो जाएगा। अरे रुक जाओ, बहुत मारूंगा।
अगर एरिया ऐसा है, अरे रुको ना यार, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। अगर देखो सुनो सुनो, अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? हम ठीक हो, मैं गए माने लो जे, एरिया इधर होगा कि नहीं होगा? एरिया ऐसा है ना, इसको चीर चीर कर जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? हाँ, और दोनों के बीच का कोण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कोण कितना है? तो थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया और एरिया वेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एरिया क्या प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर आने वाला है एरिया वेक्टर। तो यहां पर पास जीरो क्या हो जाएगा? एक। तो यहां पर ई आ जाएगा, ई और ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बालक का सवाल सुनो, बालक का सर सुनो 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 सुनो, वो कह क्या रहा है? सर मेरे पास ऐसा है ना, ये जो आप कर रहे हो ना, ई और ए, कहीं पर ऐसा हुआ तो ऐसा, बालक ऐसा कह रहा है कुछ, ऐसा कहीं हुआ तो, सुनिए 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 सुनिए, समझे समझे बाबू? ओए लड़के बतियाओ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि बदल रही है? ये जो हरियर हरियर कलर का है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा आपको याद होगा तो मैंने कहा था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जहां दूर दूर वहां, तो मुझे लगता है यहां ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है कि नहीं है? बहुत अच्छे, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो रही है? और सुने, बालक ने मेरे मजे ले लिए। सुने शिखर भाई, आपने ही सवाल पूछा है, इस पॉइंट पर मैंने जब एरिया वेक्टर बनाया तो उस पॉइंट पर एरिया के परपेंडिकुलर ही तो उसका एरिया वेक्टर आएगा। तो इस पॉइंट पर एरिया किधर आया? इधर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा इस पॉइंट पर एरिया किधर आएगा? मान लीजिए कि इस पॉइंट पर एरिया इधर आएगा। क्लियर बात है? बोलो ना यार। यार अगर हमारा प्लेन उबड़ खाबड़ है, जैसे इसको देखिए, यहां का जो एरिया होगा वो ऐसे बाहर आ जाएगा, ये तो उबड़ खाबड़ है ही नहीं है, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, ये रहा मेरा खोपड़ी, ये उबड़ खाबड़ है। देखिए 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 इस जगह पर जो एरिया होगा, मैं प्लेन रखकर दिखा रहा हूं आपको, इस जगह का जो एरिया होगा प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर एरिया आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्लेन के मैंने रख दिया लंबवत, रख दिया, एरिया किधर आई? आपकी तरफ आई ना, लेकिन यहां थोड़ा ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहां का एरिया, यहां का आप देख रहे हैं, जहां मैं एरिया का वेक्टर बना रहा हूं हर जगह हमेशा वो तल के लंबवत रहेगा। तो इस पॉइंट पर, यहां बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर किधर आ गया? तो एरिया वेक्टर हर दिशा में कैसे पता चलेगा? उस सतह पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, उसके परपेंडिकुलर चीज दीजिएगा, बात खत्म। ये बात बहुत पहले बताया था। हाँ। किसी भी पॉइंट का अगर आपको एरिया लिखना है तो उस तल पर कोई एक पॉइंट लीजिएगा और उसके लंबवत लाइन खींच दीजिएगा, बात खत्म। अब जैसे देखो देखो देखो, मुझे इस पॉइंट पर देखना था, एक टेंजेंशियल खींच सकते हैं ऐसे तो इस पॉइंट पर मुझे लगता है इसका एरिया वेक्टर ना इस तरफ आ रहा है, इस तरफ कुछ ऐसा आपको लग रहा है? इस तरफ दिख रहा मुझे, और यहां मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, और मुझे यहां ना कुछ ऐसे दिख रहा है, यहां तो मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है क्या? अच्छा यहां पर एरिया वेक्टर किधर आएगा? नीचे आएगा क्या? नहीं समझ पा रहे हैं बाबू, क्या है ना, जहां पर उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहा है बस वहीं पर बना रहा हूं, तो हर जगह एरिया क्या आ गया? अब सुनिए शिखर का सवाल सुनिए, बहुत तगड़ा सवाल पूछ लिया लड़का। सुनिए वो क्या सर, अब करो ई डॉट ई, करो अब ई अभी तक कर रहे थे आप ना, सुने ना, अरे यार मेरी बात सुन लो, ई और ए यहां तो तब कर पाओगे ना जब ई ना बदल रहा हो, और क्या ना बदल रहा हो? एरिया। खैर ठीक है, एरिया तो नहीं बदल रही, लेकिन क्या कॉस थीटा बदल रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं।
एरिया मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन थीटा डायरेक्शन है वो बदलेगा। अगर क्योंकि यहाँ देखो और लड़की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि नहीं है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भन 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 बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और एरिया एंगल बदल रहा है कि नहीं। क्या करें, हाय नहीं समझ रहे, उनका क्या होता है और उनका क्या होगा, जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते उसके बिना फिजिक्स पढ़ते। अब बताना जरा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कायदे से बताओ, एक छोटा सा लेना पड़ेगा कहीं छोटू सा चुन्नू सा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदले, और जो छोटू सा चुन्नू सा कहीं पर छोटा सा जो एरिया होगा उसका क्या नाम होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, नहीं बदल रही। तो भैया तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा डी फाई आएगा कि नहीं आएगा वहां पर, और वो डी फाई कैसे निकालिएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलता, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इनटू छोटा सा एरिया। हले हले भैया, अब इसका क्या कर दूंगा, अरे भैया तो अगर सुने जा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बदल नहीं रहा है तब क्या फार्मूला लगाओगे, ई डॉट ए। लेकिन अगर कहीं पर एरिया और एंगल दोनों में से कोई बदलने लग गया तब क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, सबको क्लियर है, कोई को किसी को भी समस्या हो तो बताओ। प्रवीण शिखर भाई क्या पूछ रहे थे, आप बोलो। नहीं पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, उत्तर मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था, तुमको पता था लेकिन थोड़ा मजे ले रहे थे आप, हैं बड़ा निकाल रहा था। आई होप आपको बाबू ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा ये फार्मूला कब लगाओगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में से कोई बदल, लेकिन अगर बदलने लग गया तब क्या करना पड़ेगा। अब बाबू जो गॉस थ्योरम है ना वो हम भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, मतलब आपको भी पता है गॉस क्या कहेगा अब इसके आगे, लेकिन वो थोड़ा सा एक बार चर्चा करेंगे तब समझ जाएगा। मतलब गॉस ना आया होता तो ये समझ लीजिए कि उस नियम को कौन ड्राइव कर रहा होता। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बाकी आप समझ आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ओके।